नमस्कार। चलिए आज समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, सीधा 1817 में। आज हम एक ऐसी खोई हुई विरासत और बगावत की कहानी के पन्ने पलटेंगे जिसने उस समय एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इतिहास के एक पक्के विद्यार्थी की तरह आज हम इस पूरी घटना की गहराई में चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उन्होंने हमारी जमीनें ले ली, हमारी कौड़ियां ले लीं, हमारा गौरव छीन लिया, लेकिन वो हमारे जगन्नाथ को नहीं ले सके और हमारी तलवारों को नहीं तोड़ सके। ये शब्द एक आम पाइक सैनिक की यादों से लिए गए हैं और यकीन मानिए ये सीधे दिल पर वार करते हैं। जरा सोचकर देखिए कैसा महसूस होता होगा जब एक दूर बैठा एकदम भावनाहीन साम्राज्य आपके जीने का पूरा तरीका ही खत्म कर रहा हो। सब कुछ छीना जा रहा था, लेकिन उनका स्वाभिमान और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी जो अटूट आस्था थी ना, उसे कोई नहीं तोड़ पाया। भाग एक साम्राज्य के टूटे वादे। तो कहानी शुरू होती है 1803 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से उड़ीसा का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो वादे टूटने का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया और यहीं से तनाव बढ़ने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पाइक आखिर थे कौन? आसान भाषा में समझें तो ये उड़ीसा के गजपति राजाओं के पारंपरिक किसान सैनिक थे। इनका अपनी जमीन से एक बहुत ही गहरा नाता था। शांति के दिनों में ये खेतों में काम करते थे, फसलें उगाते थे, लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजता ये सबसे आगे की लाइन के खूंखार योद्धा बन जाते थे। इनकी सेना मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी हुई थी। फैरी जो बेहतरीन तलवारबाज थे, बनुआ जो एकदम अचूक तीरंदाज और बंदूकधारी थे, और ढेंकिया जो मोर्चे पर सबसे आगे ढाल लेकर खड़े होते थे। और फिर आया साल 1806 जो एक बेहद ही दर्दनाक घटना का गवाह बना। जब अंग्रेजों ने अपने वादे तोड़े तो खुर्दा के राजा के सलाहकार जय राजगुरु ने इसके विरोध में 2000 पाइकों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन फिर एक धोखा हुआ। एक धोखे वाली संधि के बाद जय राजगुरु को बड़ी बेरहमी से मौत के घात उतार दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें जीवित ही 2 पेड़ों से बांधकर चीर दिया गया था। यह एक ऐसा गहरा घाव था जिसे उड़िया समाज कभी नहीं भूल सका। भाग 2, पाइकों की दुर्दशा। जही राजगुरु की शहादत के बाद के 10 सालों में प्रशासन का शिकंजा और भी ज्यादा कड़ा होता गया। दरअसल उस वक्त 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में टकराव हो रहा था। एक तरफ थी सदियों पुरानी उड़िया परंपरा, जहां सैनिकों को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री निष्कर जागीरें मिलती थी, लेन देन कौड़ियों में होता था और लोग समुद्र के पानी से अपना नमक खुद बनाते थे। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषक नीतियां। उन्होंने पुश्तैनी जमीनें छीननी शुरू कर दी, कौड़ियों की जगह चांदी के रुपयों में टैक्स मांगना शुरू कर दिया और नमक पर तो पूरी तरह अपना एक अधिकार जमा लिया। अब आप ही सोचिए, नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर जब पाबंदी और टैक्स लगने लगा तो आम इंसान का जीना तो मुहाल होना ही था। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत अपमान था। एक बार एक आम पाइक सैनिक की नजर से इस पूरी तस्वीर को देखिए। उसकी पुश्तैनी जमीनें जिन्हें मेजर फ्लेचर ने जब्त कर लिया था, अब बंगाल के ऐसे जमींदारों को कौड़ियों के भाव बेची जा रही थी जो वहां रहते तक नहीं थे। और अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो वो वहां के भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने पूरी कर दी, जिन्हें अमला कहा जाता था। किसानों का हर तरफ से बस खून चूसा जा रहा था। भाग 3, 1817 का विद्रोह। कहते हैं ना, हर जुल्म सहने की एक हद होती है, और वो हद 1817 में आकर टूट गई। खुर्दा सेना के जो कुलीन कमांडर थे बख्शी जगबंधु, उनके सब्र का बांध भी टूट गया। 1814 में उनकी खुद की पुश्तैनी जागीर किला रोरांग को धोखे से जब्त कर लिया गया था। इस चीज ने उन्हें एकदम गरीबी में धकेल दिया। बस इसी चिंगारी ने उन्हें इस महाविद्रोह का नेतृत्व करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आधार भगवान जगन्नाथ थे। वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि ओड़िया एकता के सबसे बड़े प्रतीक थे। और इसी आध्यात्मिक झंडे के नीचे पाइक, कोंद आदिवासी, स्थानीय जमींदार और मीर हैदर अली जैसे मुस्लिम नेता, ये सभी बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में एक साथ एक आवाज में खड़े हो गए। चलिए देखते हैं कि ये बगावत कितनी तेजी से फैली। मार्च 1817 में जब घुमूसर से 400 कोंद आदिवासी खुर्दा पहुंचे तो ये बिल्कुल बारूद के ढेर में माचिस लगाने जैसा था। अप्रैल आते आते बानपुर पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया और सरकारी खजाने लूट लिए गए। एक पल के लिए एक विद्रोही के नजरिए से सोचिए, ये अपनी धरती, अपना हक वापस लेने का एक हिंसक जश्न था। और अप्रैल के मध्य तक तो विद्रोहियों ने पूरी पर ही कब्जा कर लिया। इससे अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्हें वहां मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। भाग 4, जंगल के साए में। लेकिन देखिए, एक विशाल और आधुनिक सेना से आमने सामने की लड़ाई लंबे समय तक तो टिक नहीं सकती थी ना। शुरुआती जीत के बाद विद्रोहियों को भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा।
और इस मोड़ पर आकर पाइकों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। जब खुले मैदान की लड़ाई नामुमकिन हो गई तो वो खुर्दा के घने और सुरक्षित जंगलों में छिप गए। 1818 से लेकर 1826 तक सालों तक उन्होंने जंगलों से लगातार छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध और आगजनी का रास्ता अपनाया। इतने सालों तक जंगलों में छिपकर जो शारीरिक कष्ट पाइकों ने झेला वो उनके उस अटूट और फौलादी इरादे को दिखाता है जिसे अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए। फिर आता है साल 1825। सालों तक जंगलों में छिपकर ब्रिटिश सेना को चकमा देने के बाद आखिरकार ये संघर्ष अपने एक बहुत ही दुखद अंत तक पहुंच ही गया। लगातार होती हार और संसाधनों की भारी कमी के कारण बख्शी जगबंधु को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके ठीक 4 साल बाद 1829 में कटक की एक जेल की चारदीवारी के पीछे इस महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली। विद्रोह के तुरंत बाद का जो मंजर था वो सच में बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। जो विद्रोही पकड़े गए उन्हें या तो सीधे फांसी दे दी गई या फिर जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। यहां तक कि बख्शी जगबंधु को शरण देने के इल्जाम में पूरी मंदिर के पुजारियों तक को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात क्या थी? इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आम योद्धाओं ने अपने प्रतिरोध की एक बहुत ही भारी और बहुत ही खूनी कीमत चुकाई। भाग 5 स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। अब आज के समय में एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो हम इस ऐतिहासिक जन आंदोलन को कैसे याद करते हैं? पाइक विद्रोह और 1857 के सिपाही विद्रोह के बीच अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की जाती है। एक तरफ 1817 का पाइक विद्रोह था जो भले ही क्षेत्रीय था लेकिन इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया था, चाहे वो किसान हो या जमींदार। इसके मुख्य कारण जमीन के अधिकार और नमक कर से जुड़े थे। और दूसरी तरफ 1857 का विद्रोह था जो राष्ट्रीय स्तर का था और जिसे मुख्य रूप से सिपाहियों ने लीड किया था। आज हमारे समाज और राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है कि इन दोनों में से किसे आधिकारिक तौर पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। खैर, हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना है। तो इस ऐतिहासिक मांग पर हमारी सरकार का क्या रुख रहा है? खैर, सरकार ने 1857 के संघर्ष का नाम तो नहीं बदला, लेकिन उन्होंने पाइक विद्रोह के ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह से स्वीकार जरूर किया है। इसे एक प्रमुख शुरुआती जन विद्रोह मानते हुए आधिकारिक तौर पर NCERT कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, 2019 में एक भव्य पाइक स्मारक की आधारशिला भी रखी गई जो इस महान बलिदान को आज भी सम्मान देती है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, यदि कोई विद्रोह किसी साम्राज्य द्वारा युद्ध के मैदान में कुचल दिया जाता है, लेकिन उसकी जो भावना है वो 200 साल बाद भी एक पूरी संस्कृति को एकजुट करती है और एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान को आकार देती है, तो क्या उसे कभी वास्तव में विफलता कहा जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास में प्रतिरोध की ताकत और एक पाइक सैनिक के उस महान बलिदान की अमर विरासत के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहास को जानने और समझने की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती।